बहुत से लिटिगेंट्स और यंग एडवोकेट्स इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके केस में क्वेशिंग होना मुनासिब तो लगता है, लेकिन मुश्किल यह है कि उन्हें यह नहीं मालूम होता कि क्वेशिंग की कानूनी जरूरत क्या होती है और इसकी पेटिशन कैसे तैयार की जाती है। कई बार कोई क्वेशिंग पेटिशन अगर तैयार करवा भी लेते हैं, उसके बावजूद वे यह नहीं जानते हैं कि यह पेटिशन सही ड्राफ्ट की गई है या गलत ड्राफ्ट की गई है। कोर्ट में त्रुटिहीन कंप्लेंट कैसे लिखी जाती है, त्रुटिहीन पिटीशन कैसे फाइल की जाती है, यह बात अधिकांश लोगों को नहीं पता होती। लगभग यही समस्या रिवीजन में, डिस्चार्ज एप्लीकेशन में, अपील में, एडिशनल एफिडेविट में और दूसरे ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स में सामने आती है। इसलिए अब हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इन दस्तावेजों को लिखने के फंडामेंटल रूल्स क्या होते हैं और किन परिस्थितियों में तथा किन कानूनी आधारों पर कोर्ट ड्राफ्टिंग तैयार की जाती है। यही सब बताना अब इंडियन लीगल सिस्टम के द्वारा आगे अगली कुछ वीडियोस में शुरू किया जा रहा है। आज हम देखेंगे कि क्वेशिंग पेटिशन कैसे लिखी जाती है। इसके लिए हम अपने केस जो विनोद निवासी रतलाम का है उसका सहारा लेंगे। इस आज के केस में पत्नी ने पति के ऊपर यह कहा था कि दहेज की मांग होती रही है, झगड़ा होता रहा है, मानसिक प्रताड़ना दी जाती रही है और कई मौकों पर उसे घर से निकाल देने की कोशिश भी पति के द्वारा की गई है। पत्नी की कंप्लेंट और एफआईआर में कुछ बातें तो एक जैसी थी, परंतु अनेक बिंदुओं पर पत्नी के बयान लगातार बदलते रहे और हर बार नए नए आरोप नए नए रूप में सामने आते रहे। पुराने आरोपों के ऊपर नए आरोप जबरदस्ती जोड़े जाते रहे और विशेष बात यह थी कि किसी भी आरोप का कोई सही विश्वसनीय रूप कभी भी रिकॉर्ड पर नहीं आ पाया, कोई दस्तावेज उसके सपोर्ट में नहीं आ पाया। हर बार आरोप केवल हवाई आरोप रहे। यही संक्षेप में इस केस की फैक्चुअल बैकग्राउंड है। हमने जब केस फाइल को पढ़ा, कंसल्टेशन रिपोर्ट बनाने के लिए पढ़ा, तो यह स्थिति सामने आई कि पत्नी की पूरी पिटीशन को पढ़ लेने के बाद भी आरोपों से कोई स्पष्ट अपराध बनकर सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि इस केस के एफआईआर, कंप्लेंट्स, स्टेटमेंट्स और डीएसपी के समक्ष दिए गए कथनों में इतने व्यापक स्तर पर अंतर थे और उनमें इतने इंप्रूवमेंट्स किए गए थे कि पूरे मामले का आधार ही कमजोर हो जाता था। इंप्रूवमेंट्स उन बातों को कहते हैं जो पहले के बयानों में तो मौजूद होती नहीं है, लेकिन बाद वाले बयान में उस बात को जोड़ दिया जाता है। यानी आधारहीन व नई जोड़ी गई बातें इंप्रूवमेंट्स कहलाती हैं। इस केस में मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी पत्नी के साथ मारपीट किए जाने के आरोपों का समर्थन नहीं करते थे, जिनका उल्लेख पत्नी बार बार करती रही, अनेक कंप्लेंट्स में और एफआईआर में करती रही। इन परिस्थितियों में हमने उसकी फाइल को पढ़कर विनोद को यह समझाया अपने कंसल्टेशन नोट में कि यह मामला क्वेशिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, आप क्वेशिंग करवाइए। तो उसने कहा कि आपने ही मेरा केस पढ़ लिया है, तो मेरी क्वेशिंग पिटीशन भी आप ही तैयार कर दीजिए। अब आपको यह समझने की आवश्यकता है कि यह केस क्वेशिंग के लिए उपयुक्त क्यों है। हमने क्यों कहा विनोद से कि वह इस केस में क्वेशिंग के लिए जाए। पहली वजह यह है कि पत्नी के अनेक बयानों में सब्सटेंशियल कॉन्ट्राडिक्शंस थे और एफआईआर के कई तथ्यों का बाद के बयानों से कोई मेल दिखाई नहीं देता था। दूसरी वजह यह थी कि जिन घटनाओं को गंभीर बताया गया था, शरीर के लिए नुकसानदायक बताया गया था, उनकी मारपीट का कोई मेडिकल प्रूफ या उसकी किसी आरोप की डॉक्टरी पुष्टि नहीं मिलती थी। तीसरी वजह यह थी कि डीएसपी की प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स तथा आरटीआई रिप्लाईज दोनों ही प्रोसिक्यूशन स्टोरी को सपोर्ट नहीं करते थे। क्वेशिंग के लिए ओपिनियन दिए जाने की चौथी वजह यह थी कि पूरे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को अचानक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में बदल देने की प्रवृत्ति रिकॉर्ड से साफ दिखाई दे रही थी कि पत्नी इसको जानबूझकर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में बदलना चाहती है। ऐसे मामलों में सेक्शन 482 सीआरपीसी या नया 528 बीएनएसएस इसका सिद्धांत लागू होता है कि एलिगेशन से कोई प्रोसिक्यूटेबल केस बनता हुआ नहीं दिखाई देता है और कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलाना न्याय का दुरुपयोग या अब्यूज ऑफ प्रोसेस बन जाता है। ऐसे मामलों में हाई कोर्ट के सामने यह रास्ता खुला रहता है कि वह एफआईआर को और उसके बाद होने वाली प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दे। यही हमने अपने क्लाइंट विनोद से कहा कि आप जाइए और इसको क्वैश करवा लीजिए, क्योंकि बहुत मजबूत केस क्वैशिंग के लिए तैयार है। अब यह जरूरी है कि आपको क्वेशिंग पिटीशन का फॉर्मेट भी पता हो, क्योंकि ड्राफ्टिंग के दौरान पिटीशन की सही स्ट्रक्चर सबसे बड़ा हथियार होता है। पिटीशन की शुरुआत
सबसे पहले मीमो ऑफ पार्टीज से होती है, जिसमें दोनों पक्षों के नाम, उनकी स्थिति जैसे पिटिशनर व रेस्पोंडेंट आदि लिखे जाते हैं, पूरे एड्रेसेस लिखे जाते हैं। इसके बाद सिनॉप्सिस और लिस्ट ऑफ डेट्स आती हैं, जिसमें कोर्ट को पूरे विवाद का संक्षिप्त रूप सामने रखा जाता है और वह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो पहले हुआ पहले, बाद में हुआ बाद में, इस रूप में रखा जाता है। इससे कोर्ट को पूरा विवाद एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शुरू से लेकर आखिर की ओर बढ़ते हुए समझने में बहुत आसानी होती है। सिनॉप्सिस के बाद आती है मेन पिटीशन, जिसमें सभी फैक्ट्स को क्रमशः लिखा जाता है और हर बयान को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से सपोर्ट किया जाता है। मेन पिटीशन के पीछे सपोर्टिंग एफिडेविट लगाकर पिटिशनर के द्वारा उस एफिडेविट को सत्यापित किया जाता है। आमतौर से क्वेश्चनिंग पिटीशंस के साथ दो मिसलेनियस एप्लीकेशंस लगाई जाती हैं। पहली उस ऑर्डर या प्रोसीडिंग्स को स्टे करने के लिए होती है जिसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में आए हो, और एक दूसरी एप्लीकेशन एग्जेम्पशन एप्लीकेशन होती है कि यदि आपके पास सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध नहीं हो तो उस पर कोर्ट आपको छूट दे दे और आपकी बात को सुन ले। इसके लिए आप एग्जेम्पशन एप्लीकेशन लगाते हो। इसके बाद सभी अनेक्शंस जो भी आप लगाना चाहते हैं कोर्ट को पढ़ने के लिए, उनको असेंडिंग ऑर्डर्स में लगाया जाता है। असेंडिंग ऑर्डर्स होता है शुरू से लेकर आखिर की ओर बढ़ते हुए, और इस सारी फाइल को एक इंडेक्स बनाकर उसके साथ कोर्ट के सामने रखा जाता है। इसमें प्रत्येक दस्तावेज की सीरियल प्रेजेंस कोर्ट को साफ साफ दिखाई देती है। कोर्ट समझ सकता है कि विवाद कैसे शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा और अब क्या स्थिति है। यही हाई कोर्ट फाइलिंग का मूल और बेसिक आर्किटेक्चर है। जो इस केस में होने वाली क्वेश्चनिंग पिटीशन थी, उसकी ड्राफ्टिंग का भी ये मूल ढांचा यही है। अब मुख्य बात आती है ड्राफ्टिंग रूल्स की। यह वह क्षेत्र है जिसमें अधिकांश एडवोकेट भूल कर जाते हैं। ड्राफ्टिंग में पहला नियम यह है कि फैक्ट्स अव्यवस्थित ना हो और हर फैक्ट किसी न किसी डॉक्यूमेंट से सपोर्ट पाता हो, कोरोबोरेशन पाता हो। दूसरा नियम यह है कि इंप्रूवमेंट्स या कॉन्ट्राडिक्शंस को केवल बयान की तरह नहीं लिखना चाहिए, बल्कि उन्हें स्ट्रक्चर्ड ग्राउंड्स में बदल देना चाहिए। जितने ग्राउंड्स हैं उसमें इन कॉन्ट्राडिक्शंस को, इंप्रूवमेंट्स को बड़ी प्रमुखता के साथ रेज किया जाना चाहिए। इससे हाई कोर्ट तुरंत समझ जाएगा कि प्रोसिक्यूशन स्टोरी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, अपने आप अपनी ही आत्महत्या का थैला लिए घूमती है। तीसरा नियम यह है कि लैंग्वेज बिल्कुल नेचुरल हो। शिकायतपूर्ण या भावनात्मक भाषा कोर्ट को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि उसको वीक बनाती है। चौथा नियम यह है कि अनेक्शंस का क्रम गड़बड़ ना किया जाए। अनेक्शंस डिसऑर्डर पूरी पिटीशन की विश्वसनीयता को घटा देता है। कोर्ट समझ नहीं पाता है कि मामला कहां से शुरू हुआ और कैसे आगे बढ़ा। पांचवा नियम यह होता है कि रिलीफ से पहले फैक्ट्स और ग्राउंड्स एक दूसरे से अच्छी तरह से स्टिच कर दिए गए हों, एक दूसरे के साथ सीमलेसली जोड़ दिए गए हों। ड्राफ्टिंग का सबसे बड़ा दोष यही होता है कि फैक्ट्स एक दिशा में लिखे जाते हैं, ग्राउंड्स दूसरी दिशा में लिखे जाते हैं और रिलीफ तीसरी दिशा में मांगे जाते हैं। अब रिलीफ के बारे में थोड़ी सी सही अप्रोच को आप समझ लीजिए कि कैसे रिलीफ को लिखा जाता है। हाई कोर्ट में रिलीफ क्लियर और अनइक्विवोकल होना चाहिए। एक रिलीफ यह है कि पूरी की पूरी एफआईआर को और उसके सभी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया जाए। तो दूसरा रिलीफ यह हो सकता है कि जब तक मैटर डिसाइड ना हो, ट्रायल कोर्ट से किसी प्रकार की कोअर्सिव एक्शन ना की जाए। मुझे जबरदस्ती वहां हाजिर होने के लिए ऑर्डर ना इशू किया जाए, मेरे खिलाफ वारंट्स ना इशू किए जाएं। इस प्रकार की कोअर्सिव प्रोसेस से ट्रायल कोर्ट को रोका जाए। बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि कुछ रिलीफ हाई कोर्ट से कभी भी नहीं मांगे जाते। हाई कोर्ट उनको कतई आपको अलाउ नहीं करता, जैसे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्शन देना या किसी ऑफिसर को कुछ काम ना करने के लिए पनिशमेंट देना। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को हाई कोर्ट कभी नहीं रोकता है और ना ही किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई स्ट्रिक्चर पास करता है, जब तक कि कोई विशेष ऐसी स्थिति ना आ गई हो जिससे न्याय भंग हो गया हो। यदि आप इस प्रकार की रिलीफ कोर्ट से मांगने की कोशिश करते हैं तो आपकी ड्राफ्टिंग को यह बहुत कमजोर बना देता है। कोर्ट केवल वही रिलीफ सुनता है, देता है जो उसके इनहेरेंट पावर्स के अनुरूप होते हैं। इसलिए कौन सा रिलीफ एसेंशियल है और कौन सा रिलीफ ड्राफ्टिंग को बुरी बनाता है, यह समझ लेना, उसी के अनुसार ड्राफ्ट करना, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम पूरे मामले का एक साथ अंतिम विश्लेषण करते हैं। एक सही क्वेश्चनिंग पिटीशन केवल कानून पर आधारित नहीं होती, बल्कि तथ्यों की सटीकता, फैक्ट्स के साथ दस्तावेजों का सपोर्ट, कोरोबोरेशन, स्पष्टता और न्याय पर आधारित आशा, इन सब का एक संयुक्त कॉम्बिनेशन होती है।
अधिकांश लिटिगेंट्स को कभी यह नहीं बताया जाता कि हाई कोर्ट सबसे पहले पिटीशन की रीडेबिलिटी को देखते हैं कि पिटीशन पढ़ के समझ में आती है कि नहीं आती है। इसलिए तथ्यों को एक धारा प्रवाह तरीके से उलट पुलट ना करते हुए लिखा जाना चाहिए। उसके बाद हाई कोर्ट यह देखती है कि अनेक्शंस की कंसिस्टेंसी कैसी है, फिर ग्राउंड्स के लॉजिकल स्ट्रक्चर को जांचती है। खराब ड्राफ्टिंग एक अच्छे केस को भी गिरा देती है, जबकि सही ड्राफ्टिंग कमजोर केस में भी न्याय दिलवा देती है। इसलिए क्वेश्चन पिटीशन बनाने में ज्ञान, विधि और दस्तावेजों की समझ, नॉलेज, लॉ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन तीनों को बराबर बराबर इस्तेमाल किए जाने की जरूरत होती है। इनका सही उपयोग किए जाने की जरूरत होती है। अब हम आपको आगे की बात बताते हैं कि इंडियन लीगल सिस्टम अब बीच बीच में कभी कभी पिटीशंस की, एप्लीकेशंस की, अपील्स की ड्राफ्टिंग के बारे में भी आपको बताएगा। कभी अपील, कभी रिवीजन पिटीशन, कभी एडिशनल एफिडेविट और दूसरे ड्राफ्टिंग रूल्स आपके सामने लाएगा। इससे आप कोर्ट्स में होने वाले शोषण से बच सकोगे और यंग एडवोकेट्स नई बातों को सीख सकेंगे। ऐसा करने से कोर्ट्स के लिए बेहतरीन तरीके से बनाए गए डॉक्यूमेंट्स को पेश किया जा सकेगा और कोर्ट्स का ध्यान आवश्यक बिंदुओं की ओर भी दिलवाया जा सकेगा जो आमतौर से रह जाता है। हमारा उद्देश्य यही है कि आप कानूनी रूप से अधिक सुरक्षित रहें, अधिक ज्ञानवान बने और कोर्ट की आवश्यकता को समझें ताकि कोर्ट आपकी पुकार को सुन सके। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग की शक्ति को जानकर आप अपने केस को मजबूती से आगे बढ़ा सकेंगे। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट न करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।